तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर 8 क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इससे पहले हमने प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था कि कैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है और प्लांट कैसे फिजिकली मैच्योर हो रहा है। तो जो फिजिकल मैच्योरेशन होता है प्लांट के केस में उसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, फिजिकल मैच्योरेशन इन प्लांट्स। तो क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे प्लांट में विदाउट मैच्योरेशन रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, वैसे ही अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग के केस में भी रिप्रोडक्शन से पहले बॉडी फिजिकली मैच्योर होता है। तो जो हमारी बॉडी फिजिकली मैच्योर होता है उस मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। तो फिजिकल मैच्योरेशन इन एनिमल्स में फिजिकल मैच्योरेशन को क्या बोलेंगे? याद रखो, जुवेनाइल फेज। इट्स जुवेनाइल फेज। तो इस जुवेनाइल फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब भी वही है, फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, और जुवेनाइल फेज का मतलब भी वही है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारी बॉडी फिजिकली मैच्योर होता है और गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए एबल होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। तो जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बीइंग के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। ये स्पर्म और ये जो ओवम है जब फ्यूज होते हैं तब जाइगोट बनता है। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये जाइगोट कब फॉर्मेशन होगा? जब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन कब होगा? जब बॉडी फिजिकली मैच्योर होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑल एनिमल्स द फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज एंड द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द बॉडी गेट मैच्योर्ड इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। क्लियर है? प्यूबर्टी क्या आ गया? तो ये प्यूबर्टी के दौरान देयर आर सम चेंजेस। किसमें चेंज होती है? बॉडी में। हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आती है। मेल में अलग चेंज आता है और फीमेल में अलग चेंज आता है। तो मेल में क्या क्या चेंजेस आती है प्यूबर्टी के दौरान, फीमेल में क्या क्या चेंजेस आती है प्यूबर्टी के दौरान, और इस दौरान जो मैंने बोला कि मेल में चेंज आता है फीमेल में चेंज आता है, कौन सी एज से शुरू होता है प्यूबर्टी? मतलब हमारी बॉडी में कब फिजिकल मैच्योरेशन होना शुरू होता है। तो इसके बारे में आप देखते हैं। प्यूबर्टी आ गया समझ में? तो मेल और फीमेल में ये कौन कौन सी टाइम पे होता है ये जो फिजिकल मैच्योरेशन है? इसको मैं मिटा दूं, लिखना है, ये मिटा दूं पूरा। तो which changes, क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, which changes are seen in a boy and a girl or in a male or a female during puberty? क्वेश्चन क्या होगा? Which changes are seen in a boy or a girl? In a boy or a girl at the time of puberty. puberty के दौरान एक बॉय में और एक गर्ल में, मतलब एक मेल में और एक फीमेल में क्या क्या चेंजेस आती है? तो अलग अलग से देखें चेंजेस क्या आती है, कब आती है। मेल में भी अलग टाइम होता है, फीमेल में। मेल में यहाँ पे मैं मेल लिख रही हूँ। मेल का कैरेक्टर
कैरेक्टर्स यहाँ लिखेंगे। फीमेल का कैरेक्टर दिख रहा है, फीमेल का कैरेक्टर यहाँ लिखेंगे। तो मेल में जब बॉडी फिजिकली मैच्योर होता है, फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी इन मेल इज 14 ईयर। 14 ईयर में ह्यूमन मेल में फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है। फीमेल के केस में दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 11 टू 14। फीमेल के केस में 11 साल से चालू हो जाता है फिजिकल मैच्योरेशन, और ये 11 से लेके 14 साल तक के बीच में फिजिकल मैच्योरेशन आ जाता है। समझ में आ रहा है? एक मेल कब एबल होगा रिप्रोडक्शन के लिए? जब वो 14 साल का हो जाएगा, क्योंकि तब वो प्यूबर्टी में एंटर करेगा। एक फीमेल में ये चेंज थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि स्टार्ट होगा फिजिकल चेंज बॉडी के अंदर, और ये स्टार्ट होते होते में भी 14 ईयर हो जाता है, और 11 ईयर में भी फिजिकल मैच्योरेशन आ जाता है। 11 में भी आ सकता है, 12 में भी आ सकता है, 13 में भी आ सकता है, 14 में भी आ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज बिटवीन ए टाइम पीरियड दैट इज फ्रॉम 11 टू 14। तो फिजिकल मैच्योरेशन इन फीमेल्स कैन बी सीन between 11 to 14, but in case of males it is from 14. That is the puberty time period, both in male and in female. Clear? So which changes we can see in a male and in a female? So in male we can see ये जो शोल्डर्स होती है मेल की, प्यूबर्टी के दौरान जब प्यूबर्टी में एंटर करते हैं ये ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़ा हो जाता है ये। फिर उसके बाद एडम्स एप्पल विजिबल होते हैं। देखो, एडम मतलब होता है आदमी, यहाँ पे विजिबल होता है एडम्स एप्पल। एक देखा होगा गुब्बारा टाइप का निकल आता है कुछ जेंट्स में, सब में नहीं आती है, दैट इज एडम्स एप्पल। ये साइन है फिजिकल मैच्योरिटी का, कि जो लड़का है या जो मेल है वो फिजिकली मैच्योर है या नहीं, प्यूबर्टी क्रॉस कर चुका है या नहीं, वो देखने के लिए उसकी गले में देखना क्या होगा, एडम्स एप्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है उसमें? नेक्स्ट कैरेक्टर ये होता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर ये होता है जो हाथ होती है, हाथ और पैर की जो हेयर्स है, फाइन हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। फाइन हेयर्स ग्रो ऑन हैंड्स एंड लेग्स। हाथ और पैर में फाइन हेयर ग्रो करने लगते हैं। फेशियल हेयर्स भी उगने लगते हैं। फेशियल हेयर मतलब मस्टाच, बियर्ड, ये सब आपके मुंह में लगते हैं। ये तो हो गया फिजिकल कैरेक्टर। इसको छोड़ के गैमेट फॉर्मेशन करने लगता है मेल, और मेल फॉर्मेशन करता है मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज मेल गैमेट। का नाम क्या है? स्पर्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्माटोजेनेसिस। कुछ आया समझ में? मेल के केस में स्पर्माटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान इनिशिएट हो जाता है, और इस टाइम पीरियड पे जो मेल है, मेल की टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, और जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, उसका सिक्रेशन होता है। और इसके सिक्रेशन की वजह से क्या होता है? इसके सिक्रेशन की वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहले मेल में द शोल्डर्स बिकम ब्रॉड। ब्रॉड मतलब क्या होगा? चौड़ा हो जाता है। इसी पॉइंट को अगर हम फीमेल के लिए देखेंगे, फीमेल में शोल्डर्स ब्रॉड नहीं होता है, फीमेल में हिप ब्रॉड होता है। जो एब्डोमिनल रीजन है, लोअर एब्डोमेन मतलब पेट होता है, पेट का लोअर एरिया जो है इसको क्या बोलते हैं? हिप बोलते हैं। द हिप बिकम्स ब्रॉड, ये चौड़ा होने लगता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? हिप बिकम ब्रॉड। हिप क्या होता है? ब्रॉड होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फाइन हेयर्स अराइज फ्रॉम, फाइन हेयर्स अराइज फ्रॉम हैंड एंड लेग। हाथ और पेट से फाइन हेयर निकलने लगते हैं। इनमें भी निकलती है बट इनके कंपैरिजन में कम ही निकलती है, तो ये पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे। आज
पॉइंट और एज ए कैरेक्टर दैट कैन बी नोटिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल। तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में मामारी ग्लैंड डेवलपमेंट होता है। मामारी ग्लैंड डेवलप, मामारी ग्लैंड डेवलप, ठीक है। तो जो मामारी ग्लैंड डेवलपमेंट होती है वो कब होती है? मामारी ग्लैंड समझ रहे हो? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मिल्क फॉर्मेशन जहाँ पे होती है, ठीक है। आफ्टर पर्चुरेशन द बेबी और द इन्फेंट फीड्स ऑन द मदर्स मिल्क। तो वो अब मामारी ग्लैंड आई थिंक समझ में आ गया होगा। मामारी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है मेल में? क्या होता है? और बियर्ड एंड मस्टैच, बियर्ड एंड मस्टैच आर सीन ऑन फेस। फेस के ऊपर क्या होता है? दाढ़ी मूंछ उगाती है। और क्या होता है? एडम्स एप्पल बिकम विजिबल। बेटा याद रखना, एडम मतलब आदमी, एप्पल मतलब एप्पल नहीं है खाने वाला। एडम्स एप्पल मतलब आदमियों में जो स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है गले के रीजन में, उसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। एडम्स एप्पल बिकम विजिबल और अपीयर, बिकम विजिबल। इसमें तो एडम्स एप्पल नहीं है, फीमेल में एडम्स एप्पल नहीं निकलेगा। तो बता दिया फीमेल के लिए हिप्पोप्रोड होगा, मामारी ग्लैंड डेवलपमेंट होगा। सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन अकर्स। सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन and progesterone, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा। साथ में बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखना फीमेल के केस में प्यूबर्टी में एंटर करने का मतलब यही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिनिंग होना, because it means the releasing of gametes which will participate in the fertilization. So the character is beginning of menstrual cycle. प्यूबर्टी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक साइन है प्यूबर्टी का। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का मतलब क्या है कि जो फीमेल है अब वो गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है और वो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मेल में क्या हुआ? ये तो हो गया एडम्स एप्पल विजिबल हो गया। और कैरेक्टर हम मेल में लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। मेल में और क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। तो तुम दोनों का एक ही नाम है, ये लिखो या वो लिखो, एक ही बात है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन इज सिक्रेटेड। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का सिक्रेशन होता है। और क्या होता है? अगर ये हार्मोन सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? स्पर्माटोजेनेसिस शुरू होगा, क्योंकि यही हार्मोन सिक्रेट होके स्पर्माटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। तो क्या लिखोगे? टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट्स एंड यहाँ लिख रही हूँ मैं इनिशिएशन ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस, इनिशिएशन ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। तो जैसे ही मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, एंड तो नहीं बोलेंगे और बोलेंगे, दोनों ही एक है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जब सीक्रेट होगा टेस्टिस से, तब टेस्टिस के अंदर स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्माटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। और स्पर्म बनना शुरू हो गया मतलब क्या बना? मेल गैमेट बन गया। फीमेल गैमेट इसमें बन गया था। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का ही फॉर्मेशन कब होता है?
प्यूबर्टी के दौरान। इसलिए हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी इज द फिजिकल साइन ऑफ मैच्योरिटी। प्यूबर्टी क्या है? मैच्योरिटी का फिजिकल साइन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स, बट अदर एनिमल्स में कैरेक्टर्स थोड़ा सा अलग है हमसे, वो तुम्हारे में नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बताने की मुझे। तुम्हारा ह्यूमन बीइंग का है तो ह्यूमन बीइंग का ही बता रही हूँ मैं। ह्यूमन बीइंग के केस में प्यूबर्टी के बाद बोथ मेल एंड फीमेल कैन रिप्रोड्यूस बिकॉज नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस गैमेट एंड गैमेट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, आया समझ में सबको? Boys become sweet. कहाँ पे लिखना है? Yes. लिख देना। गर्ल्स की जो वॉइस है वो हाई पिच होती है, हाई पिच होगा तो स्वीट वॉइस होगा, इनका लो पिच होता है, हॉर्सनेस आ जाती है, HOARSENESS। हॉर्सनेस मतलब जैसे आवाज़ ना मोटा हो जाता है मेल में, पर फीमेल में उसका उल्टा स्वीट हो जाता है। तो फीमेल के लिए क्या लिखोगे? ये फीमेल के लिए ना, तो लिख देना वॉइस बिकम्स स्वीट, वॉइस बिकम्स स्वीट। और भी तो पॉइंट्स लिख सकते हो, पता है क्या? मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। जो ऑयल ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स निकलने लगते हैं। तो ये पॉइंट दोनों के लिए लिख लेना। और इधर मैं लिखूंगी तो फिर नहीं दिखेगा। ऑयल ग्लैंड्स बिकम एक्टिव एंड पिंपल्स अराइज ऑन फेस। ऑयल ग्लैंड अगर एक्टिव हो जाएगा तो फेस के ऊपर पिंपल्स निकलने लग जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? पिंपल्स दाने दाने से होते हैं ना, ये कब निकलते हैं? ज़्यादा प्यूबर्टी के दौरान, फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, बट कई कईयों में हमेशा निकलता ही रहता है। तो ये था प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस दैट सीन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सबको याद रहा? कुछ पूछना है? नहीं? आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मतलब जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फॉर्मेशन होगा। याद रखो, मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम पढ़ने वाले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन Male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस को लेके बना है? एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स को लेके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब क्या होता है? जो सेक्स ऑर्गन बाहर होता है, बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट मीन्स पेनिस, टेस्टिस। देन एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन आएगा और एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन आएगा? तो एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर कौन आएगा? एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आएगा तुम्हारा, याद रखो, रिटी टेस्टिस, एक का नाम है रिटी टेस्टिस। तुम्हारे बुक में नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो। बोलो, लिखोगे? लिखोगे? बता दूं मैं? तो एक होता है रिटी टेस्टिस, रिटी टेस्टिस के बाद होता है वासा इफेरेंसिया।
रिटी टेस्टिस के बाद होगा वासा इफेरेंशिया। फिर क्या आएगा, इसके बाद आएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है, एपिडिडाइमिस। फिर इसके बाद आएगा वास डिफरेंस। ठीक, ये हो गया एक्सेसरी डक्ट्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रेट करना, चाहे वो एंजाइम सिक्रेट करे या फिर हार्मोन सिक्रेट करे। सिक्रेट करना, ग्लैंड का काम सिक्रेट करना, चाहे वो एंजाइम सिक्रेट करे या फिर हार्मोन। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स है, उन ग्लैंड्स का नाम है सेमिनल वेसिकल, पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, देन योर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल के बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, देन कोपर्स ग्लैंड, और इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आ रहा है समझ में कि जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किस किस को लेके बना है। ये लेके बना है एक्सटर्नल जेनाइटलिया। जेनाइटलिया का मतलब सेक्स ऑर्गन होता है। तो जो बाहर को जो सेक्स ऑर्गन विजिबल होता है उसका नाम है टेस्टिस एंड फेमिस। वैसे है तो बॉडी के ही पार्ट, पर बॉडी के बाहर होते हैं। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट, जो स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को कैरी करके लेके आते हैं, उसमें से आएगा रिटी टेस्टिस, देन योर वासा इफेरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ग्लैंड्स के अंदर आएगा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड। अब इन सबका फंक्शन क्या है वो हमें देखें डायग्राम के साथ। ठीक है, तो आज तो मैं तुम्हें फंक्शन बता देती हूँ, कल डायग्राम बना उनका भी इतना ही रखा है मैंने सुबह वालों का, तो साथ साथ ही चलना चाहिए ना। फिर भी मैं तुम्हें फंक्शन बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया पेनिस। पेनिस जो है ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया है। ये हेल्प करता है जो मेल का स्पर्म है फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ने। ठीक, उसके बाद आता है टेस्टिस। टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमेन पता है मैंने क्या है मतलब, एब्डोमेन मतलब क्या, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। लोअर एब्डोमेन मतलब निचला पेट, लोअर एब्डोमिनल रीजन में बॉडी से बाहर। A pair of testes is present in all human males. A pair of testes is present in all human males. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों लोकेट है। इनके सब फीमेल, फीमेल की ओवरी तो बॉडी के अंदर है, पर मेल के केस में जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर है। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना। क्योंकि जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है, जो स्पर्माटोजेनेसिस हम जिसको बोलते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान टेस्टिस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म सारे खत्म हो जाएंगे। They will lose their viability. तो स्पर्माटोजेनेसिस के दौरान लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लो टेम्परेचर मीन्स हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही है ना। पर टेस्टिस का टेम्परेचर अगर मेजर किया जाएगा बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ, बॉडी का जब इतना होगा टेस्टिस का इससे 2 डिग्री कम होगा, 2 से 3 डिग्री कम होगा, मतलब या तो 35 डिग्री होगा या फिर 34 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें टेस्टिस। तो ये लोअर टेम्परेचर
हेल्प करता है टेस्टिस को क्या करने में? स्पर्म का मूवमेंट, स्पर्म का मूवमेंट करने। हाँ नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन करने में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाई टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। लिखोगे फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस की इनिशिएशन के लिए उसको टेस्टिस को लेस टेम्परेचर चाहिए। पर अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होता तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेस्टिस बॉडी के बाहर होने की वजह से वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम कर सकता है, जिसकी वजह से स्पर्माटोजेनेसिस हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सीधा लिखोगे टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ और टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद और क्या काम है? टेस्टिस को एक स्टील पाउच से कवर करके रखना होता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम, इसके बारे में मैं ज़्यादा कल बताऊंगी। स्क्रोटम भी हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन करने। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।